आप सूचना सेवा में थे, पक्षियों के प्रति प्रेम कहाँ से जागृत हो गया? जिधर जाता था इसको देखने लगता था और अपने ही घर में जैसे आइसक्रीम के एक जो कप होता है जो हम लोग खाते हैं उसमें पहले पानी रखते थे। फिर मैंने उसको फिर हटाया, उसको कौवा उसको लेके भाग जाता था। तो जब कीटनाशक इस्तेमाल हुआ तो गौरैया जो है खेतों में जाकर आपको अपना दाना पानी आहार खोजती है, कीट पतंगों को खाती है, वो उन कीड़ों को खाती है जिससे फसल को नुकसान होता है। एक और बड़ा कारण लोग बोलते हैं मोबाइल टावर का। तो मोबाइल टावर से रेडिएशन से गौरैया को नुकसान इसका कोई प्रमाणिक आधार है? नहीं, इसका प्रमाणिक आधार सबसे बड़ी बात है जो हमने एक मुहिम चलाया गौरैया को घर वापसी के लिए। दाना पानी रखिए, ठीक है, बॉक्स लगाइए, कृत्रिम बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव का विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात। और एक मुलाकात के संग में आज हमारे साथ पीआईबी पटना के उप निदेशक संजय कुमार है और उन्होंने गौरैया संरक्षण को लेकर वर्षों से लगातार काम किया है। सर, आपका समाचार लाइव में स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। ये आप सूचना सेवा में थे, पक्षियों के प्रति प्रेम कहाँ से जागृत हो गया? देखिए, हर कोई नेचर से जुड़ा हुआ है और जहाँ तक अचानक जुड़ने के जो सवाल आपने पूछा ना, तो इसी घर में हम 2007 में आए थे और गर्मी के दिन में किचन में चिड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ी, चींची की आवाज़। हमने देखा कि गौरैया, 2-4 गौरैया पानी की तलाश में, अगर पानी पीने आए तो मैंने नल खोल के छोड़ दिया। हालांकि गए तो हट गई, फिर आई पानी पी, फिर होकर चली गई। मुझे लगा उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो अपने बालकनी में जो है अपने पानी की मैंने व्यवस्था कर दी और उसके बाद देखा कि वो पानी पीने आने लगे। गौरैया के साथ दूसरे भी पक्षी आने लगे। फिर मैंने दाना भी रखना शुरू कर दिया, चावल रेली पर छींट देता था और देखा कि उसके बाद वो खाने भी आने लगी। तो 2-3-4 गौरैया से धीरे धीरे इसकी संख्या तादाद बढ़ती चली गई और उसके बाद मैंने कई इस पर प्रयोग किए। मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा, तस्वीर खींच कर सोशल मीडिया पर डालने लगा। जब सोशल मीडिया पर डाला तो लोगों को पता चला, अरे तुम्हारे यहाँ तो दिखती नहीं है। पटना में ही कई कहेगा, अरे मेरे तो नहीं दिखती है, आपके यहाँ कैसे दिखती है? फिर मैंने इस पर एक शोध कह सकते हैं, बल्कि इसको खोजना शुरू किया। जिधर जाता था इसको देखने लगता था और अपने ही घर में जैसे आइसक्रीम के एक जो कप होता है जो हम लोग खाते हैं उसमें पहले पानी रखते थे। फिर मैंने उसको फिर हटाया, उसको कौवा उसको लेके भाग जाता था। फिर मिट्टी का हमने छोटा सा रखा बनता था, फिर बाद में बड़ा बनता था क्योंकि उसमें वो नहाती भी है। तो इससे धीरे धीरे ये पहल जो मैंने की ना, तो इससे शुरुआत हो गई कि गौरैया को दाना पानी देते और उससे एक जुड़ाव हो गया। और ऐसा जुड़ाव हुआ कि लगा कि बाद में पता चला कि ये तो विलुप्त हो गई, क्योंकि हम जब पहले जिस घर में रहते थे गौरैया बहुत दिखती थी। आपको ये चांदमाई रोड में साइड में है, तो वहाँ रहते थे तारकेश्वर पथ में, तो वहाँ मालती के पेड़ में वो आके बैठती थी। तो पुराने इलाकों में तो दिखती थी, लेकिन यहाँ पर जब उसको देखा और चूंकि अपार्टमेंट, पूरा अपार्टमेंट है हमारे जो यहाँ पर जहाँ रहते हैं, तो लगा नहीं, इसका संरक्षण करना चाहिए। धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी जुटाने लगा मैंने और जुटाते ही साथ लगा कि नहीं, विलुप्ति के कगार पर खड़ी है और लोग पूरे देश भर में पहल कर रहे हैं। तो फिर मैंने इसके धीरे धीरे इस पर जुड़ता चला ही गया। सर, शहरों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ क्राउड है, पोल्यूशन है, इस वजह से जो घरेलू पक्षियाँ हैं जिसमें गौरैया भी आती है वो शहर छोड़ के चली गई। लेकिन हम लोग गाँव से भी अभी भी जुड़े हुए हैं, वहाँ भी गौरैया को लेकर स्थिति लगभग शहरों जैसी ही है। तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए, गौरैया की विलुप्ति के पीछे जो कारण अब तक सामने आए हैं, अब तक का मतलब है कि कई कारण हैं। जैसे गांव और शहर की बात है, गांव से पलायन क्यों कर ली? तो पहला आपका कारण आता है कीटनाशक का प्रयोग। अब खेतों में बेधड़क कीटनाशक इस्तेमाल हुआ, तो जब कीटनाशक इस्तेमाल हुआ तो गौरैया जो है खेतों में जाकर आपको अपना दाना पानी आहार खोजती है, कीट पतंगों को खाती है, वो उन कीड़ों को खाती है जिससे फसल को नुकसान होता है। किसान मित्र है, फसल को बचाती है, लेकिन कीटनाशक जब डाला गया तो अगर कहीं गंदगी हो, खराब चीज हो, तो क्यों जाएगी वहां पर? या तो वहां से पलायन कर गई या तो उसकी मौत हो गई। दूसरा क्या हुआ कि वहां पर आपका आधुनिकीकरण हुआ। जैसे शहरों में भी पुराने जो इलाके हैं वहां पर अभी भी फूस के खपड़ेल मकान मिलेंगे आपको, लेकिन धीरे धीरे वे टूटते चले गए और कंक्रीट का इमारत बनता चला गया, कंक्रीट के जंगल लोगों ने बना दिया।
अब खेत खलिहान की बात करेंगे। खेत खलिहान में मिट्टी लीपा जाता था, उस पर धान वान सब होता था, लेकिन अब जो है ना वो सीमेंटेड हो गया है। कोठी जो है वो मिट्टी की कोठी हुआ करती थी, जब भरते तो अनाज गिर जाता तो उसको चिड़िया खाने आती थी। वो आपको टीन के मतलब कोठी बन गए हैं। अब को अनाज घर हुआ करता था, तो वहाँ अब खेत खलिहान में की बात कर रहे हैं, तो सब चीजें बदल गई। शहरों में ये हुआ, कंक्रीट की इमारतें हुई। अब कंक्रीट की इमारतों से होने क्या हुआ कि आवासीय संकट पैदा हो गया। आहार का संकट तो हुआ ही, घर आंगन का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब शहरों में नहीं, गांव में भी अब जाएंगे तो पहले बाग बगीचा हुआ करता था, बाड़ी हम लोग जिसको बोलते थे। घर के पीछे भी जमीन होती थी और उसमें अनार उनार, छोटे समी का पेड़, नींबू का पेड़ सब हुआ करता था। वो उसमें शाम में बैठक करती थी और फूस के मकान, अब खपड़े के मकान, वो छेद में जाकर वो रहती थी और अंडे देती थी। अपने उसी में रहती थी, शाम में आके बैठ जाती थी या पेड़ों पर आके बैठ जाती थी। वो गांव से भी खत्म हुआ। शहर में भी जो घर थे, जिनके घर के आगे पीछे बाग बगीचा था, वो भी खत्म हो गया। तो गौरैया कहाँ जाए? अंडे देने के लिए जब उसका समय आता था, अप्रैल से अगस्त तक में अंडे का एक दौर होता है, वो कहाँ जाए, कहाँ अंडा दे? तो रोशनदान होता था, वो सब बंद हो गया। हमने शीशे लगा दिए, पैक कर दिए कि हमें धूल धक्कड़ गंदगी या चिड़िया आ जाए, कुछ भी हो। तो उसको लेकर जो हुआ, तो आवासीय संकट उसके सामने आया। ये बहुत बड़ी चुनौती थी, उसने उसको प्लान कर दिया। अब देखेंगे, बड़ी नई बात बता रहे कि वो अभी मेरीन ड्राइव बना है गंगा किनारे, जो है वो अंडरपास जो है उसमें अब गौरैया जाकर रहती है। वहां के आसपास के नदी किनारे गौरैया आपको देखिए। एक बड़ा सवाल है, बोलते हैं गाय गोबर हो वहां गौरैया होगी, जहां हरियाली हो वहां गौरैया होगी। हमारे इलाके में सैकड़ों की तादाद में गौरैया थी। बहुत से कारण हुए, वो वहां से पलायन कर गई। आज कुछ तादाद बची है, तो उधर देखने को मिला। मतलब मेरीन ड्राइव में हमारे साथ नीम की तुलसी अभियान के संयोजक है धर्मेंद्र जी, वो बताते हैं सर वहां गौरैया, वीडियो भेजा, हमने भी जाकर सर एक बार घूम के देखा, सही में गौरैया थी। 2 दिन पहले हम आ रहे थे लौट के सोनपुर साइड से, तो देखिए गौरैया, 10 गौरैया गाड़ी के ऊपर से निकल के गई। तो वहां उसे आहार मिल रहा है, उसे नदी के किनारे कीट पतंगे खाने को मिल रहा है। आवासीय संकट भी उसके सामने नहीं है, अंडरपास में जो छेद है खुमरा रही है, लोग भी हैं, मतलब इंसान जहां जाएंगे वहां गौरैया रहेगी। तो आवासीय संकट, कीटनाशक का प्रदूषण ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे ही ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जो भी उसको लगा, जैसे मेरे घर के जनरेटर लगा हुआ था, उसकी आवाज सैकड़ों गुलमोहर पर बैठती थी गौरैया, वो गायब हो गई, बैठना छोड़ दिया। तो प्रदूषण भी एक कारण हुआ। दूसरा एक और बड़ा कारण लोग बोलते हैं मोबाइल टावर का। तो मोबाइल टावर से, रेडिएशन से गौरैया को नुकसान। इसका कोई प्रमाणिक आधार है? नहीं, इसका प्रमाणिक आधार देखिए, बहुत पहले विदेशों में हुआ था, एक सर्वे हुआ था, इसे कैंसर डिजीज, लोगों को कैंसर होता है, रेडिएशन जो भी हो। तो यहाँ पर इस तरह की बात एक इंडियन बर्थ सोसाइटी करके है भारत में, 2020 में एक रिपोर्ट आई थी उनकी। उस रिपोर्ट में साफ नकार दिया गया कि 6 मेट्रो शहरों का सर्वे हुआ था कि मोबाइल टावर से गौरैया को नुकसान नहीं है। मेरे घर के पास भी गौरैया है। भागलपुर में अरविंद मिश्रा है, जिनको गरुड़ मैन कहा जाता है, बिहार के पक्षी मैन कहा जाता है, उनके घर पर आपको टावर लगा हुआ है, लेकिन वहां सदियों सालों से गौरैया उनके घर पर है। मेरे घर भागलपुर पर सैकड़ों गौरैया आती जाती है, वहां भी मोबाइल टावर एक पास में है, 25 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर है। तो मोबाइल टावर बहुत ऊंचाई पर होता है, उसका रेडिएशन हो सकता है, लेकिन दूरसंचार मंत्रालय ने कहा है कि अगर, बहुत लोगों ने शिकायत की, अगर गौरैया रेडिएशन आपको उत्सर्जन बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो आप उसकी वेबसाइट पर जाइए, कंप्लेन कीजिए और वो आके उसके रेडिएशन फाइन करेगा। तो लोगों को जागरूक होना होगा। लेकिन ये एक अंतिम प्रमाण नहीं है कि मैं कह दूं कि नहीं, उससे मोबाइल से, उसका रेडिएशन से गौरैया को नुकसान नहीं है। लेकिन गौरैया वहां तक नहीं जाती है, बहुत सेंसिटिव होती है। जैसे मोबाइल से मैं कैमरे से फोटो खींचता हूँ, शटर की आवाज होती है, फुर से उड़ जाती है। हालांकि अब मुझे पहचानती है, कैमरा लेकर बैठा रहा तो नहीं भागती है, लेकिन इतनी सेंसिटिव होती है कि जब दाना चूकती है तो देखिएगा ऐसे ऐसे, तो मतलब 10 सेकंड 10 बार अपना सब ऐसे घुमा लेती है। मतलब मैं बता रहा हूं, आप देखिएगा दाना चूकते समय इतनी सतर्क होती है, तो वो भाग जाएगी। जैसे फ्रीक्वेंसी उसको लगेगा कि नुकसान पहुंचा रहा है, वो हट जाएगी। गौरैया के बारे में कहा जाता है कि गौरैया जिस घर में होती है वहां निगेटिव एनर्जी नहीं रहती है, इसलिए कि उसके चहचहाने की जो आवाज है वो आपके घरों में पॉजिटिव एनर्जी लाती है।
सर मुझे ये बताइए कि अब के दौर में जहाँ दोषी तो हम ही हैं, बिल्कुल। क्योंकि चीजों को हमने ही बर्बाद किया है, मिट्टी से प्लास्टर पर गए, ठीक है, आपने अब वक्त बदला, चीजें बदली, जरूरत बदली। अब मुझे बताएं कि ये जब गौरैया को पुनः घर में लौटाना चाहिए, कोई कोशिश करे, तो इसके लिए क्या क्या संभव है अभी? हाँ देखिए, आपने सही कहा कि ये सबसे बड़ी बात है जो हमने एक मुहिम चलाया गौरैया को घर वापसी के लिए। दाना पानी रखिए, ठीक है, बॉक्स लगाइए, कृत्रिम बॉक्स, और उसको थोड़ा सा प्यार दीजिए। पेड़ पौधे भी लगाइए, जैसे मैंने अपने घर पे नीम का पेड़ लगाया, बालकनी है, छोटी सी बालकनी है, नीम का पेड़ लगाया, उस पर गौरैया बैठती है। हमने नींबू का पेड़ लगाया, उस पर गौरैया बैठती है। बैगन बेलिया का पेड़ लगाया, उस पर गौरैया बैठती है। तो आप व्यवस्था जब देंगे तो आएगी। क्यों गौरैया नहीं आती है? मेरे घर पर 20 तरह की चिड़िया आती है। अभी बी ईटर, मतलब पिछले कई दिनों से बी ईटर आ रही है और मेरे बालकनी में यहाँ आसपास में बैठी रहती है। मतलब गिलहरी आती है, तोता आता है, मैना, मतलब हर तरह की चिड़िया आती है, किसको आप नाम दे। तो सबसे बड़ी पहल, क्योंकि देखिए इंसान हो या पशु या पक्षी, उसको एक पहला चीज चाहिए, दाना पानी, मतलब आहार। अगर आहार नहीं मिलेगा तो वो नहीं आ पाए, वो भाग जाए। हम रोजगार, हमें अगर रोजगार चाहिए, रोजगार हम क्यों करते हैं? हमको रोटी चाहिए, पैसा मिलता है, खाते हैं, हजारों किलोमीटर चले जाते हैं दूर। चिड़िया भी वही करती है। तो ये गौरैया भी पलायन कर जाती है। इसीलिए तो हम दाना पानी अपने घर पर बालकनी में, खुले में, कहीं भी रखें, दाना पानी रखें। अगर आप रोशनदान है आपका तो खुला छोड़ दें, लोगों को लगता है घर में आएगी, पंखा से कट जाएगी, आप कृत्रिम बॉक्स लगा दें। बहुत लोगों ने व्यवस्था की है, मैंने भी खुद व्यवस्था की है, और अभी ऑनलाइन भी मिल जाता है, बनवा भी सकते हैं बड़ाई से। अभी कई लोगों ने अपने घरों में सैकड़ों छेद कर दिया, जैसे अर्जुन सिंह है जिनको रोहतास में, उन्होंने सैकड़ों छेद बना रखा है। अब एक कंकड़बाग में उन्होंने लकड़ी के छेद बना रखा है। तो घर में व्यवस्था कर देंगे तो वो गौरैया उसमें आकर रहती है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि कृत्रिम बॉक्स लगाए गौरैया आ गई। मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है। मेरे भागलपुर घर पे जाएंगे या मेरे घर पर गौरैया रही, अंडे दिए बॉक्स में, चली गई, दहिया भी आई, चली गई, आई अंडा दे के चली गई, बहुत सारी चिड़िया आई रही, मैना भी आई, चली गई। उसको वो अंडा देने के लिए आपको घोंसला बनाती है, वो रहने के लिए शाम में आपको घर पर चली जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहे हैं, जितने भी देश के रेलवे स्टेशन है, आप सिवान चले जाइए, भागलपुर चले जाइए, पटना चले जाइए, आप देखेंगे सैकड़ों की तादाद में आपको गौरैया वहां मिलेगी। आप कहेंगे वहां कौन सा? अच्छा, जलवायु, जहां पे जलवायु सही होगा वहां गौरैया रहेगी। जलवायु परिवर्तन ने गौरैया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंड ने गौरैया को प्रजनन तक प्रभावित किया है। तो हर रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की तादाद में गौरैया रहती है। सिवान स्टेशन पर जाके देखिए, मैंने देखा है, शाम होती है, मतलब सैकड़ों की चीची करते हुए आपको जो कैंपस है, छोटे पेड़ और बड़े पेड़, उस बात पर बैठ जाती है। खाने पीने का आसपास में गोदाम होता है, रेलवे ट्रैक पर अनाज होता है, पानी की सुविधा होती है, और शेड होता है। शेड में वो बैठ जाती है। शेड के अंदर में जो छेद होता है उसमें घोंसला बना लेती है। तो ये व्यवस्था वो खोज लेती है नेचर में। लेकिन हम अगर पहल करेंगे, सैकड़ों लोगों ने पहल किया, कृत्रिम बॉक्स लगाया, उसमें गौरैया आकर रही, अंडे दिए। एक पत्रकार हैं हमारे मित्र अमित जी, उन्होंने उनके बड़े बेचैन थे कि उनके घर आंगन में गौरैया थी, गायब हो गई। उन्होंने पहल शुरू की, दाना पानी रखने की पहल शुरू की, कृत्रिम बॉक्स भी लगाया। हमारे इन्वायरमेंटल बैरियर और हमारे गौरैया जो संघ के लोग हैं उनसे घोंसले ले गए वो। और जब गौरैया की वापसी हुई और उनके घर आंगन में गौरैया चचा रही है, कृत्रिम बॉक्स में रह रही है, फिर पहल आप करें तो सही। गौरैया का संरक्षण करेंगे तो दूसरे जीव जंतुओं का भी संरक्षण होगा। गोले के दो ही पक्षी आपको घरेलू, एक है गौरैया, दूसरी कौवा। कौवा भी गायब हो चुका है, पटना शहर में हमारे आसपास में है, लेकिन उससे भी खाना नहीं मिलता है। कच्चा चावल खाने आता। हमारे यहाँ तो छिपकली रात में जब आखिरी रोटी बनती है 8 बजे खिड़की पर रखते ही वो लपक के लेके चली जाती है। मैंने वीडियो बना कर रखा है, भाई जैसे रखेगी वो आएगी, लपकेगी, लेके चली जाएगी। गिलहरी रोज हमारे हाथ से बिस्किट खा के जाती है, उसको आदत लग गया। हालांकि हम उसको ज्यादा नहीं करते कि उसको पकड़े हुए, ऐसा नहीं, क्योंकि दूरी बनाकर रखनी चाहिए। गौरैया भी जो है उससे दूरी बनाकर रखिए। दाना पानी इसलिए दीजिए कि हमने संकट पैदा किया है, हमने उसके घर आवाज छीन लिया है। वो खुले में जो अनाज होता था, खुले में जो चीजें फट रखते थे, वो सब हमने कर दिया है। पहले चावल फटकते थे घर आंगन में, वो आके चुन के खा के चली जाती थी, हमने सब बंद कर दिया। पैकेट बंद,
खाना बचता था हम रेलिंग पर रख देते थे, या आंगन में कोई जैसे नल पर रहता था उसमें खुला रहता था, या एक कटोरा रहता था उसमें बचा हुआ खाना रखते थे। हमने व्यवहार परिवर्तन कर दिया। अब क्या होता है, प्लास्टिक में डाला, कूड़ा वाला आया दिया और कूड़ा वाला बाहर फेंक देता है। देखेंगे शहर के बाहर में जो कूड़ों का ढेर है, वह चील, बाज, बड़े कौवा ये सब मंडराते रहते हैं। गौरैया नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो उसको बाज हो या सिकरा हो या चील हो, उसको मार के खा जाएंगे सब। तो ये एक हम लोगों ने व्यवहार परिवर्तन किया, हम इसके लिए दोषी है। हमने जलवायु परिवर्तन किया, हमने विकास के नाम पर पेड़ों को काटा, इतने गाड़ियां, एक गाड़ियां 3-3 4-4 गाड़ियां रखी। तो एक जो बदला है उसको सुधारना हमारा ही काम है, हमें पहल करनी पड़ेगी। फिर देखिएगा, और सैकड़ों लोगों ने, उदाहरण है मेरे पास, दाना पानी रखा, बॉक्स लगाया, अगर दाना पानी रखेंगे वो खाएगी, अपना जगह चुन लेगी कहीं पर आने के लिए। वो आज भी वो व्यवस्था है। आप स्टेशन के किनारे किनारे जाएंगे तो जितने भी बस्ती देखेंगे, मोहल्ला देखेंगे, वो अपार्टमेंट कल्चर नहीं है, पुराने घर है। तो पुराने घरों में आज भी वहां पर कई व्यवस्थाएं हैं। तो उनके यहाँ गाय भी रहती है, जैसे गाय जहाँ वो गौरैया वहां रहती है, वो पचा हुआ अनाज खाने आती है, गोबर जो कीड़े होते हैं उसको खाने आती है, अपने बच्चों को खिलाती है। मतलब गौरैया के बच्चा जो चावल ही खाता है, गौरैया का पसंदीदा खाना में वो कीड़ा है, बच्चों को खिलाती है, और बीज खिलाती है। इसे खेतों में देखेंगे, सुबह सुबह आप जब टहलेंगे तो देखेंगे खेत पर वो घास पर टहलते रहती है। अभी मेरे एक साथी ने वीडियो भेजा था गांव से, गांव में पानी है खेत में, तो गौरैया, तो लोगों ने पूछा कि भाई कौन चिड़िया है, तो उन्हें फुदकी है, वो कई तरह नाम लेते हैं लोग। तो वहां पर वो चुन चुन के खा रहे, अनाज हो, घास के बीज हो, बहुत मतलब वो चुन लेती है, अपना खाना चुन लेती है। सब आप सूचना सेवा में रहे, उसके बाद आपने गौरैया संरक्षण को लेकर काम किया, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने चर्चा की, सकारात्मक बात है। उसके बाद आपने किताब जब लिखा तो उसकी भी चर्चा हो गई। मीडिया में दलित ढूंढते रह जाओगे, ये पुस्तक के शीर्षक था। इसके पीछे का क्या सोच था, क्योंकि हमारे दर्शक वो जानना चाहेंगे, दर्शक को। देखिए, चूंकि कह सकते हैं हम शुद्ध रूप से पत्रकार कह सकते हैं, भले ही गवर्नमेंट मीडिया में आप आ गए हैं। हम 87-85 से मैंने लिखना शुरू किया था, और तब से लगातार मैं लिखता रहा हूँ। 13 किताबें मेरी आ चुकी हैं। और इसी बीच 2006 में एक सर्वे आया, अनिल चमड़िया और योगेंद्र यादव की टीम ने किया था। मीडिया में आपको जातियों के सरोकार को लेकर, हस्तक्षेप को लेकर, मतलब समाज, चूंकि हम लोग सामाजिक प्राणी है, तो मीडिया में देखा गया कि दलित पिछड़े जो थे वो हाशिए पे थे। मतलब उनकी संख्या नहीं, कि दलितों की संख्या नहीं के बराबर थी, 1% भी दलित नहीं थे। ओबीसी पिछड़े तबके कुछ लोग थे, 4% के आसपास थे। महिलाओं में तो कुछ भी नहीं, मतलब दलित पिछड़ों की बात करें तो मेरे भी जहन में आया था, तो मैंने भी एक किताब इस पर लिखी थी, मीडिया में दलित ढूंढते रह जाओगे। काफ़ी विवादास्पद रहा और काफ़ी चर्चित भी रही किताब। और मैंने उसमें देखा कि मैं सरकारी मीडिया में हूँ, तो सरकारी मीडिया में क्या है कि आरक्षण की वजह से 2008 में जब ये हुआ था, तो भारतीय सूचना सेवा में जो मीडिया के प्रोफेशनल जो आते हैं, दो तरह से आते हैं, एक एलाइट सर्विस से आते हैं और एक जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन से आते हैं, यूपीसी से आते हैं। तो उसमें मैंने देखा कि रिजर्वेशन की वजह से SC ST और OBC के लोग आए, और आज लगातार आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट मीडिया में लगभग 20% आते रहते हैं, आ रहे हैं, लेकिन निजी मीडिया में वो नहीं के बराबर है। अभी हाल में ही मेरी बात हो रही थी नमी सिराज जी से, हैं दलित सरोकार से जुड़े हुए हैं और कई किताबों में लिखी। उन्होंने कहा कि भाई कितने पत्रकार, बदलाव कितना है। 2006 से लेकर 2012 के आसपास मैंने वो किताब लिखी थी, और आज 2024 हो गया है। अब जोड़ लीजिए कि 16-17 साल का फासला हो गया। आज भी अगर ढूंढेंगे तो मीडिया में दलित की स्थिति बहुत खराब है। एक आयरन गेट बना दिया गया है, उसमें घुसने नहीं दिया जाता है। अगर कुछ लोग हैं भी तो वो नाम बदल के रहते हैं। जैसे बिहार की मैं बात आपको बताऊं, बिहार में मात्र 2 से 3 दलित पत्रकार मीडिया हाउस में, उसमें नाम बदल के एक दलित पत्रकार थी, महिला, अभी उनका भारतीय IPRD में सिलेक्शन हो गया है। और हमारे यहाँ से भी एक थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो IPRD में भी देखिए सरकारी व्यवस्था थी तो उसमें आए। ऐसा नहीं है। सवाल उठता है टैलेंट को किसने रोका। निजी मीडिया में कभी भी प्रतियोगिताएं नहीं होती है।
कंपटीशन नहीं होता है। सरकारी व्यवस्था में कंपटीशन होता है, प्रतियोगिताएं होती हैं, उसके बाद वो चुन के आते हैं। आईएमसी के लड़के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो बेस्ट की संस्था है, वहां पर भले ही प्रवेश में आपको आरक्षण का व्यवस्था हो, लेकिन पढ़ाई में आरक्षण नहीं होता है। आपको उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तभी आप पास करेंगे। पास रिटन परीक्षा में आपको कोई व्यवस्था नहीं होती है कि आप कोटे से हैं तो आपको दे दिया जाएगा। एक बड़ा एक भ्रम की स्थिति है। लेकिन वो आए, वो टैलेंटेड एक दलित ये है, वो पत्रकार, बहुत नामी पत्रकार, यूट्यूब चलाते हैं, उन्होंने नौकरी छोड़ के अपना इस सब में चले गए, वो भी आईएमसी से पढ़े हुए। तो कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया में कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन मेन मीडिया में नहीं, नाम बदल के आ रहे हैं जैसे। तो ये सब तमाम चीजें, मेरा एक ही चीज है कि हमने जो लिखने का सवाल था, हमारा था कि सामाजिक सरोकार, मतलब बराबरी और बराबरी का जो फासला है वो टूटे और समाज में सबको मिले। इसलिए कि जब अमेरिका में जब हुआ था तो देखा गया कि ब्लैक केवल व्हाइट ही, सब श्वेत मतलब जो है गोरों का राज था, मीडिया पर कब्जा था। लेकिन उन लोगों ने एक सवाल कहा कि भाई ब्लैक भी इसमें आया, तो उन लोगों ने कैंपेन चलाया, मूवमेंट चलाया और धीरे धीरे लोगों को बुलाया, ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षण दिया। उसके बाद ये स्थिति होगी, आप अमेरिकन मीडिया में जाएंगे देखेंगे कि वहाँ के ऊंचे पद पर अभी पर दोनों लोग आ गए हैं, मतलब व्हाइट ब्लैक के दोनों के बराबर कहा गया। तो ये हिंदुस्तान में ये मतलब नहीं किया गया। एक दो एडिटर हैं दलित वर्ग से, SC/ST वर्ग से हैं, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं बदल पाई है इतने सालों में। फिर उसके बाद आप एक किताब लिख देते हैं जुल्फिकार अली को लेकर भी कहा सुनी होती है, तो उसमें क्या था? हाँ, मैंने जुल्फिकार अली पर जो किताब लिखी है, जुल्फिकार अली 1857 के गुमनाम होता है। जब जुल्फिकार अली की चर्चा होती है तो लोग पूछते जुल्फिकार अली भुट्टो, हमने कहा नहीं, वो बिहार के जहानाबाद के हैं और ये 1857 क्रांति के योद्धा हैं। और सबसे रोचक चीज है कि बाबू कुंवर सिंह के कमांडर इन चीफ थे और कुंवर सिंह के कहने पर उन्होंने एक राजपूत रेजिमेंट फोर्स बनाया था, सेना तैयार की थी और अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में लड़ाई लड़ी थी। बड़ा ही रोचक तथ्य है। जब इस पर किताब मैंने लिखी और ये सबसे और रोचक चीज ये है कि इस जुल्फिकार अली के जो वंशज हैं वो आपको बल्ख रूस से आए थे, अकबर के समय आए थे, 1606 के आसपास में आए थे। और उन्होंने अकबर के शाहजहां ने इनको जो है भेजा तो उनके पोते वो गयासुद्दीन को जहानाबाद में जागीर दे दिया था। उन्हीं के मतलब वंशज 8वें मतलब है जुल्फिकार अली, और उन्होंने अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ हथियार उठाया था, सेना खड़ी की थी। और कुंवर सिंह को जब पता चलता है तो कुंवर सिंह को 3 चिट्ठियां लिखते हैं, 2 चिट्ठी 1856 में लिखते हैं और 1 चिट्ठी 1857 में लिखते हैं, और उसके बाद ये दोनों मिल के लड़ते हैं। और जब मैंने लिखा तो सोशल मीडिया पर लोग कमेंट करते हैं, किसी ने कहा कि अरे मुसलमान ही मिला था, हिंदू क्रांतिकारी नहीं मिले थे। हमने कहा मिलेंगे तो जरूर लिखेंगे। और क्रांतिकारी हिंदू और मुसलमान नहीं होता, उसका कोई जातीय धर्म नहीं होती, वो देश के लिए लड़ता है, देश के लिए क्रांति करता है। अगर वो लड़ाई 1857 में अगर नहीं लड़ते तो मंगल पांडे की कोई जाति नहीं होती है। मंगल पांडे ने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। जुल्फिकार अली कोई मुसलमान नहीं थे, वो देशभक्त थे, इसलिए उस पर विवाद हुआ। लेकिन ये किताब बहुत अद्भुत है, मुझे कहना है पढ़ना चाहिए। सर, आपने समाचार लाइव को वक्त दिया, समय अब समाप्त होने के करीब है। बात सवालात अभी हमारे कई और थे, लेकिन फिर अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर उन सवालों को हम लेंगे। बहरहाल आपने समाचार लाइव को वक्त दिया, समाचार लाइव से अपनी बातें की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे PIB पटना के उप निदेशक संजय कुमार। इन्होंने खुलकर सूचना सेवा से लेकर गौरैया संरक्षण और फिर अपने किताब लेखनी को लेकर भी इन्होंने खुलकर समाचार लाइव से बातें की। अगर आप समाचार लाइव पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए बने रहिए समाचार लाइव के साथ। नमस्कार।